बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंपाइल किया था बेटा। मैंने आपको पांच तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी। आयोनाइजेशन क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, हाइड्रेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है, सब मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। और बेटा हम लोगों को स्टार्ट करना था दूसरा पार्ट विच इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों होती थी, तो आपने रीजन दिया था इट इज ड्यू टू चेंज इन द ओरिएंटेशन, ड्यू टू द चेंज इन द ओरिएंटेशन of atoms और ग्रुप्स। और ये जो एटम्स या ग्रुप्स थे, एक्चुअली ये एटम्स या ग्रुप्स थे क्या? बेसिकली ये थे लिगेंड्स। यानी किसके कारण? इन लिगेंड्स के कारण। तो कहते हैं इट इज ड्यू टू द चेंज इन द ओरिएंटेशन या डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल मेटल। तो ये हमारी जो आइसोमेरिज्म थी, इसे आपने नाम दे दिया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, ये फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड की जाती है। कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले नंबर पर जो आती है उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले नंबर पर कौन आती है? इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और यहीं पर जो दूसरे नंबर पर आती है, इट इज आल्सो प्रेजेंट हियर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यदि आपको कुछ याद आए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ी थी, याद है ना? वो सिस ट्रांस करके कुछ ज्योमेट्रिकल होता था, कभी कभी सिन और एंटी होता था। ऑप्टिकल में वो डी और एल कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी होते थे। कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकल नहीं होगी, वगैरह वगैरह। कुछ काइरलिटी नाम की चीज होती थी, वो सब यहाँ भी देखें। तो हम एक एक करके पढ़ना चाहेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को। तो जब हम ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या क्या है बेटा? हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन नंबर्स पॉसिबल है। पहली है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते थे, एक sp3 और एक dsp। दूसरे नंबर पर आ जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अलावा इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। और जब हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती थी तो भी हमारे पास दो हाइब्रिडाइजेशन होते थे, इट इज sp3 d2 या d2sp। कहते हैं यदि आपका कॉम्प्लेक्स एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? अभी समझेंगे। dsp2 में पॉसिबल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैन बी पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात आएगी बेटा, तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल पढ़ेंगे इन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होती नहीं है, टेट्राहेड्रल में बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें जो पढ़नी है हमारे सिलेबस में कौन सी है बेटा? केवल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें पढ़नी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग एक एक से शुरू करेंगे, तो हम लोग अपनी स्टार्टिंग किससे लेंगे बेटा? इससे, जिसे जीआई या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसे ओआई या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वो कौन सी है? जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे वापस आते हैं। कहते हैं स्पेस में जब किसी आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, और ये होती है ड्यू टू चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के अराउंड जो डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं स्पेस में लिगेंड्स के, उनके कारण जो आइसोमेरिज्म है उसे हम बोल रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो तरीके की बोली बेटा, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों में पढ़नी है। ऑप्टिकल हमें केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट से, एंड द फर्स्ट पार्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
और हमारा जो पहला पार्ट बेटा यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है वो ये है जिसे हमने नाम दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शॉर्टली हम इसे लिखते हैं जी। अभी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें खास बात क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो जगह हमें अपीयर हो। सबसे पहले इन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू, सबसे पहले ये हो, और दूसरे नंबर पर जो आएगी वो आएगी इन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू, यानी आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी पढ़नी है और आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आएंगे तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स पॉसिबल होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास संभव हो सकता है sp3, और दूसरा मैंने बोला पॉसिबल हो सकता है dsp। यदि आपके पास sp3 है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि sp3 यानी इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती। dsp2 को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसमें पॉसिबल हो सकती है। इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा क्यों, ये भी अभी सीखते हैं। जरा इधर आ जाइए बेटा। इसमें हमारे पास फिर से दो पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली है sp3d2 और दूसरी है बेटा d2sp। और इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी प्रेजेंट। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल प्रेजेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। अब इसे पढ़ने के लिए भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केसेस हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या dsp2। तो sp3 में वो बोल रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन dsp2 में कह रहा है कि पॉसिबल है। अब दिमाग में पहला सवाल आता है, सर sp3 में पॉसिबल क्यों नहीं है? अभी समझते हैं इसे। dsp2 में पॉसिबल है। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 हो और चाहे d2sp3 हो, दोनों ही केसेस में ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। यदि आपको याद हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप दो तरह के आइसोमर्स पढ़ा करते थे, एक जिन्हें आप सिस आइसोमर कहते थे और दूसरा जिन्हें आप ट्रांस आइसोमर्स। यहां पर भी हम यही सिस और ट्रांस पढ़ेंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यह सिस क्या होगा और ट्रांस क्या होगा। तो इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचान ये होगी बेटा, सिस का मतलब होता था ना साथ साथ, सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता था अपोजिट या डायगोनल या 180 के एंगल। तो हम कहते हैं सिस कब होगी? व्हेन, जब लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री। जब लिगेंड्स किस पर प्रेजेंट होंगे? सेम लिगेंड्स 90 डिग्री पर, तो उनके रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं और ऑन सेम साइड। जब किस साइड होंगे? एक ही साइड में होंगे, सेम साइड में होंगे, तो वो कहलाएंगे सिस आइसोमर। अब जब बात आएगी बेटा दूसरी यानी ट्रांस आइसोमर्स, तो हम ऐसे बोलेंगे व्हेन ligands are present opposite यानी एंटी यानी 180 डिग्री एंगल, और लिख देता हूं 180 डिग्री एंगल, इसे बोलते हैं एट डायगोनल्स यानी डायगोनल जिन्हें कहते हैं, भी मिलाता हूं सब चीज से, और ऑन अपोजिट साइड। किस साइड में प्रेजेंट होंगे बेटा? अपोजिट साइड में प्रेजेंट। तो इसे हम कहते थे ट्रांस। यानी ये हमारे पास जो दो तरह की सिस और ट्रांस, इन्हें भी हमें याद रखना है, क्योंकि इसी से सारी चीजें क्लियर होंगी कि आपका कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा या। तो फिर से सुन लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस आइसोमर्स पाए जाते हैं।
सिस आइसोमर वो होते हैं जिसमें सेम लिगेंड सेम ग्रुप या लिगेंड साथ साथ होते हैं, पास पास होते हैं, या कहें कि 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। और तब बोलेंगे आप इसे ट्रांस, जब कैसे होंगे, अपोजिट होंगे या 180 की डायगोनल्स पर प्रेजेंट होंगे, 180 के एंगल्स पर प्रेजेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? और इसे समझने के लिए आई एम गिविंग यू अ स्ट्रक्चर। इस फिगर को ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना? ठीक, क्या स्ट्रक्चर है भूल जाइए। बताइए ये येलो और व्हाइट साथ साथ है कि डायगोनल पर, तो लगेगा साथ साथ है, तो इनके बीच का ये एंगल देखिए, ये 90 का एंगल है। पर ये दो येलो जो मैंने पकड़ रखी स्ट्रेट लाइन में है, देखिए 180 के एंगल पर एक लाइन है ना, तो ये दोनों ट्रांस पोजीशन पर हैं, ये दोनों सिस पोजीशन पर। ये व्हाइट व्हाइट ट्रांस पोजीशन पर हैं, ये येलो व्हाइट साथ साथ सिस पोजीशन पर। यानी हमें केवल ये देखना है कि 180 पर कौन है और 90 पर कौन है। तो जो 180 पर होंगे वो ट्रांस होंगे, जो 90 पर होंगे वो क्या होंगे, सिस कहलाएंगे। चलिए, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गई होगी। आइए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो पहला सवाल उठता है कि सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं होगी? तो उसके लिए हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना के चेक करना पड़ेगा भाई। तो आइए बना लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे बनेगा टेट्राहेड्रल? ये आपका सेंट्रल मेटल है और ये आपके 4 लिगेंड्स, लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 2, लिगेंड नंबर 3, लिगेंड नंबर 4। कैसा शेप है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहला वाला। अब ये बताइए, जब हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते थे तो इसमें जो बॉन्ड एंगल्स लेते थे, ये वाले कोई भी एंगल ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिए, क्या वो सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं? बोल भाई, कुछ ऐसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, ये रहा सारे एंगल 109 के हैं। कहीं से भी घुमा के देखो, क्या इसमें कोई 180 का एंगल बना पाएंगे? आपको लग रहा है कोई भी दो बॉल्स जो ये लगी हुई हैं क्या 180 के एंगल पर है? नहीं। क्या 90 के एंगल पर है? नहीं। यानी ना तो 180 का एंगल इसमें है और ना ही 90 का एंगल इसमें है। तो हम कहेंगे नो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, नो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री इज प्रेजेंट। यदि कोई एंगल नहीं है तो ना तो सिस होगी ना ट्रांस होगी, तो हम कहेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं, कोई ज्योमेट्रिकल प्रेजेंट नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं बना सकते हम दूसरे। यदि मैं आपसे कल ये कहूँ कि एक स्ट्रक्चर ये है, कल मैं इस बॉल को यहाँ से हटा के यहाँ ले आऊँ, इसे यहाँ ले आऊँ, इसे यहाँ ले आऊँ, इसे यहाँ ले आऊँ, तो आइए हटा देता हूँ। देखिए लाल वाली को हटाया और ये पीली वाली को हटाया, पीली वाली लाल की जगह लगा दी और लाल वाली पीली की जगह लगा दी। कोई फर्क पड़ा क्या? अभी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। मैं वापस से ऐसे घुमा देता हूँ, देखो लाल फिर ऊपर हो गई, येलो अपनी जगह पहुंच। ऐसे घुमा देता हूँ, देखो कैसे भी घुमाते रहो, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। यदि सिमेट्रिकल है तो कोई दूसरा अरेंजमेंट ही नहीं मिलेगा, कोई सिस नहीं दिखेगा, कोई ट्रांस नहीं दिखेगा, एक ही पॉसिबिलिटी नजर आएगी जो आपके सामने है। तो हम बोलेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और रीजन देते हैं, क्या कह रहा है, इन tetrahedral complex geometrical isomerism is not possible, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट of ligands around the central metal। सेंट्रल मेटल कह रहा हूँ, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, कुछ चेंज हो ही नहीं पाएगा। आप चेंज करना भी चाहेंगे तो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं ऐसे बोलूँ कि ये मेरा सेंट्रल मेटल था और ये 4 लिगेंड्स जोड़ दिए मैंने अलग अलग, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और आप बोले कि हम B को यहाँ ले आए, A को यहाँ ले जाएं, तो शायद कुछ चेंज हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बेटा इस फिगर से बताया था कि आप इसे यहाँ ले आइए, इसे यहाँ, इसे किसी को भी एक्सचेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम एंगल पर। अभी देखिए लाल और काला कितने एंगल पर? 109 पर। यदि मैं इसे यहाँ कर दूं, इसे यहाँ कर दूं, तब भी 109। किसी को भी आपका सर काले को यहाँ ले आइए, तभी देख लाल और काला 109 पर ही आएंगे। यानी यहाँ पे कोई चेंज ही पॉसिबल नहीं है। जब कोई चेंज ही पॉसिबल नहीं है
तो सिंगल कंपाउंड बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। और सिंगल कंपाउंड आइसोमर नहीं होता, क्योंकि आपने आइसोमरिज्म की डेफिनेशन में बोला था दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वो आइसोमर्स होते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव नहीं। यदि संभव नहीं है तो इसे पढ़ें क्यों, इसे हम जाने देते हैं बेटा, इसकी बातें नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे वाले। द सेकंड वन इज, जो हमारे पास दूसरा वाला है वो कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, उसकी बात कर लेते हैं। इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन लिया था BSP। आइए इसमें देखना। अब बताइए जरा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को जब हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारी सेंट्रल मेटल है बेटा, ठीक, स्क्वायर बनाना है ऐसे करके। ये हमारा स्क्वायर बन गया, हमने लिगेंड्स लगा दिए, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे मिला दीजिए तो आपको स्क्वायर नजर आएगा। क्या नजर आ रहा है? अब इस स्क्वायर में हमें ये चेक करना है, क्या इस स्क्वायर में हमारे पास डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स मिलेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। तो स्क्वायर में यदि आप देखें तो ये वाले जो चार बॉन्ड एंगल्स हैं ये तो 90 डिग्री के हैं भैया, नजर आया, नीला वाला। और यहीं पर आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा तो आपको एक और एंगल नजर आएगा, कौन सा वाला, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये वाला। तो ये लिगेंड्स के बीच का एंगल कितना नजर आएगा, 180 डिग्री, है ना। तो यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये स्क्वायर प्लेनर है, देखिए बेसिकली तो ये एक एंगल 180 का है, ये एक एंगल 180 का है, ये 90 के 1 2 3 4 एंगल 90 के, यानी इसके पास है 4 bond angles of 90 degree and 2 bond angles of 180 degree। तो इसमें 180 डिग्री के 2 और 90 डिग्री के 4 बॉन्ड एंगल्स हैं। इसका मतलब यहाँ बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। कैसे होगी अभी हम सीखते हैं थोड़ी देर में, पर हाँ पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह से यदि अब मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अभी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था बेटा, कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम चेक करना चाहते हैं इसमें पॉसिबल है या नहीं। चलिए भाई, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता था याद करिए, ये रही सेंट्रल मेटल, पहले हम एक स्क्वायर प्लेनर बना दें, ऐसे जैसे हमने बगल में बनाया था ऐसे, और इसमें हमने लिगेंड्स लगा दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और इसके परपेंडिकुलर एक ये रहा और एक ये रहा, एक लिगेंड यहाँ, नजर आया। अब जरा सोचिए, एक स्क्वायर प्लेनर है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ, यदि मैं इन दो बॉल्स को थोड़ी सी देर के लिए रिमूव कर दूं, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, आप केवल एटम्स या बॉल्स देखिएगा तो क्या एक स्क्वायर प्लेनर नजर आ रहा है आपको। इसे ऐसे करके प्लेन में ले लिया, अब दो इसके परपेंडिकुलर, एक ऊपर और एक नीचे, हम एटम या बॉल या लिगेंड लगा दें, ऐसे बोलते हैं लिगेंड ही तो माने हमने, तो ये एक लगा देते हैं, एक ये लग गया और एक नीचे से लगा देता हूँ, एक ये। अब ये बन गया है कैसा शेप, ऑक्टाहेड्रल, जरा रहे बेटा। अब इस ऑक्टाहेड्रल में एंगल देखना, सबसे पहले 90 के 4 तो ये हो गए, अब इसको इसके साथ देखो 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, तो 4 के साथ ये 90 8, और नीचे वाला देखो ये भी चारों के साथ 90 यानी 12। इसका मतलब इस बार हमारे पास एक दो नहीं बेटा 12 बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री मिलेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो 3 बॉन्ड एंगल्स ऑफ 180 डिग्री। अब सर ये 3 180 के कौन से मिलेंगे, आइए इसमें भी समझ सकते हैं, इसमें देख लीजिए, ये पहला रेड रेड के बीच का देखिए, ये वाइट वाइट के बीच का देखिए, ये ग्रीन और ग्रीन के बीच का देखिए, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, ग्रीन और ग्रीन के बीच का देखिए, रेड रेड और वाइट वाइट, सब देख लीजिए कितने एंगल, 180 के 3, यानी 180 के 3 एंगल हैं। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी पॉसिबल, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमें पढ़नी,
वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में पढ़नी है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़नी है। तो मैं इनको भी फिर से एक एक करके पढ़ूंगा। सबसे पहले आज हमारा मोटो होगा कि हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करें, इसे पूरा करें। सबसे पहले तो ये है बेटा, सिस और ट्रांस कैसे बनेंगे मुझे पता चल चुका है। यदि मेरे पास कुछ एंगल 90 पे आए, कुछ 180 पे आए, तो 90 से मैं सिस और 180 से ट्रांस बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल के लिए हमारे पास एंगल जो होने चाहिए वो 180 और 90 के जरूर होने चाहिए। इतनी बात समझ में आती। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। तो हम शुरू करते हैं अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के साथ। कैसे पढ़ेंगे 2 मिनट में मैं आपको ये बातें सिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले आइए मैं कुछ रिप्रेजेंटेशंस लिखना चाहता हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा? कुछ रिप्रेजेंटेशंस जो यहाँ पर हम कॉमनली इस्तेमाल करें। रिप्रेजेंटेशंस, क्या रिप्रेजेंटेशन है सुनिए एक एक करके 1 बाय 1। जो हमारी सेंट्रल मेटल है इसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, पहला। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास एम डी एल यानी मोनोडेंटेट लिगेंड्स, कौन से लिगेंड्स? मोनोडेंटेट। उन्हें हम स्मॉल लेटर्स ए है या बी है या सी एक्सेट्रा इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ भी स्मॉल ऐसे लेटर्स नजर आए समझ लीजिए वो सारे के सारे क्या हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तीसरे नंबर पर आइए। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज आएगी वो आएंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स। कौन से लिगेंड बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये जो बाइडेंटेट लिगेंड्स है ना, इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले वो जिन्हें हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जो होते हैं इसका मतलब होता है कि बाइडेंटेट में 2 डोनर एटम होंगे तो हम कहेंगे बोथ द डोनर एटम्स आर सेम। दोनों डोनर एटम कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और जब 2 सेम डोनर एटम है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहला डोनर एटम यदि ए है तो दूसरा भी क्या होगा? ए। तो जहां भी कैपिटल ए लिखा हो इस तरीके से, या कैपिटल बी पहला है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, या बी लिखा हो तो हमेशा याद रखिए ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, इन्हें बीच से तोड़िए, दोनों साइड हमेशा सेम आएंगी। एग्जाम्पल यदि आपको याद हो तो इथाइलिन डाइएमीन इन जिसे कहते हैं या OX ऑक्सलेट जिसे कहते हैं, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अब हमसे वो बात कर रहा है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट की, तो हम ऐसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कौन से? जिसमें both the donor atoms are different, वो सेम नहीं है। कुछ ऐसे है कि पहला डोनर एटम ए है बेटा तो दूसरा ए नहीं होना चाहिए, मैंने बी ले लिया, इस तरीके से। एग्जाम्पल पूछ रहा है, कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। तो याद करिए GLY ग्लाइसिनेटो, याद है ना ग्लाइसिनेटो क्या था? ऐसे बनाया था ना बेटा, CH2 COO माइनस एंड NH, याद है? तो एक डोनर एटम नाइट्रोजन है, एक डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। समस्या ये है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन आता है या एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें ऐसे लिखे होते हैं MA4 MA3B MA2B2, तो AB ये सब क्या है? इसके लिए मैंने एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिख दिया है बेटा कि रिप्रेजेंटेशन जो है ज्योमेट्रिकल या आगे चल के ऑप्टिकल में सेंट्रल मेटल को हम M से लिखेंगे। यदि मोनोडेंटेट लिगेंड है तो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, यदि बाइडेंटेट लिगेंड है तो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। यदि वो सिमेट्रिकल हैं तो डोनर एटम दोनों सेम होंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे, वन सिमेट्रिकल है तो अलग अलग होंगे। सिमेट्रिकल को बीच से तोड़िए तो इनमें सिमेट्री आएगी, मतलब जो इधर आएगा वो इधर आएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल को बीच से तोड़िए कहीं से भी तो दोनों साइड डिफरेंट है। इसीलिए हम लोगों ने जब कोऑर्डिनेशन शुरू की थी तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में ये सब सीखा था कि सिमेट्रिकल लिगेंड क्या है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड। तो ये हमारे कुछ रिप्रेजेंटेशन है बेटा जिसे हम यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। चलिए हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है DsP2, ठीक है। एक जनरल सा स्ट्रक्चर भी देखना चाहूंगा, फिगर सा बना है कि ये हमारे पास M का मतलब सेंट्रल एटम और ये आपका एक स्क्वायर बना है ऐसे, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये मैं नंबर्स डाल दूंगा, ये पहला लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड है, ये तीसरा लिगेंड है, ये चौथा, ये 4 लिगेंड्स। यदि मैं इनमें थोड़ी सी सिचुएशंस या पोजीशन दिखाऊं तो हमेशा याद रखिए कि आपको कपल्स बनाने हैं। कपल कैसे बनाए जाते हैं मैं आगे सिखाऊंगा। कपल्स बनाने हैं तो कपल्स बनाए तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जरा देखना कौन कौन सी हैं। एक तो सिस 90 डिग्री वाले और एक ट्रांस यानी 180 डिग्री वाले। तो कहां से शुरू करेंगे भैया? कैन आई स्टार्ट विद सिस पोजीशंस? ध्यान से देखना, 1 और 2 ये एंगल 90 का है, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 90, 3 4 90, 4 1 90, यानी हम लिखेंगे 1 2 90 डिग्री, 2 3 90 डिग्री, 3 4 90 डिग्री एंड 4 1 या 1 4 कैसे भी लिख लीजिए 90। ये सारे के सारे सिस 180 पर कौन है? 1 के साथ 3। 180 पर कौन है? 1 के साथ 3, 1 एंड 3। और कौन है बेटा? 2 के साथ 4, 2 एंड, यानी 4 पोजीशन आपको इसमें सिस मिल रही हैं और 2 पोजीशन आपको इसमें क्या मिल रही है? ट्रांस। क्या मेरी बात समझ में आई? इतने में कहीं कोई डाउट तो नहीं है बेटा? पहले हमें ये देखना है कि कौन सी पोजीशन सिस है और कौन सी पोजीशन ट्रांस है। तो मैंने सिस और ट्रांस पोजीशंस आपके सामने बना के दिखाया। अब इसे समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल हियर। मैं एक एग्जांपल से समझना चाहता हूं। जैसे सपोज करिए उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है Ma2B2। पहली चीज सर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, पता कैसे चलेगा? 2 मिनट में बताता हूँ कैसे पता चलता है, और मैं यहाँ समझना चाहता हूँ इसे बना के। तो आइए जरा इसको बना के समझने का प्रयास करें। तो ये रहा हमारा सेंट्रल मेटल, ये रहे हमारे 4 बॉन्ड्स, ये रहा शेप स्क्वायर प्लेन। अब देखो मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पर, कैसे रखेंगे? जस्ट मैंने ए को यहाँ रखा, ए को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा। कोई एतराज तो नहीं है बेटा? अब इसको समझिएगा ध्यान से, यही काम की चीज है। ए से शुरू करूं, ये ए और ये ए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पर हैं? 90। ये वाला बी और ये वाला बी एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर है? देखो 90। मेटल से एंगल देखा जाता है ऐसे, ऐसे मत देखना सर एक लाइन में है 180। कभी कभी लगेगा बी और बी, अरे एंगल के लिए 2 लाइनें चाहिए, एक लाइन नहीं चाहिए भाई। कोई भी एंगल 2 लाइंस के बीच बनता है, तो ये एंगल है, ये वाला बना दूं, नहीं पता चला कौन सा नाप है। ये एंगल है बेटा 90 का है ना, तो इसका मतलब ए सिस पर है, बी और बी भी सिस पर है, तो ये आइसोमर कुछ सिस टाइप का है। क्लियर? अब देखिएगा जरा मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ, इसे यहाँ ले जाता हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ, एक छोटा सा कर दीजिए एक्सचेंज। तो सेंट्रल मेटल तो जहां थी वहीं रही, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ठीक है? लीजिए, ये जो A यहाँ था ये B यही है, ये जो B यहाँ था B यही है। एक्सचेंज किया तो B चला गया है ऊपर, A आ गया है नीचे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब जरा देखिएगा फिर से, क्या ये वाला A और ये वाला A अपोजिट आ गए हैं 180 के एंगल पर? इसे देखिएगा बेटा, ये वाला B और ये वाला B अपोजिट आ गए 180 के एंगल पर, तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म है? ट्रांस। अब आप ये चेक करिए, ये दोनों सेम है या डिफरेंट? आपको ऐसे ही पता चल जाएगा दोनों डिफरेंट। भाई ये एक अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यस और नो? तो आपने क्या चेंज कर दिया है? इनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट चेंज किया है, यानी आपने एटम्स को आपस में बदल दिया है, अराउंड द सेंट्रल मेटल स्पेस में ओरिएंटेशन बदल दिया है। तो ये स्टीरियो आइसोमर हैं जो कहलाते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, इसी को ज्योमेट्रिकल। अब सवाल है कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे तो कैसे करेंगे? चलेगा, पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा?
कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो हम कहते हैं शॉर्ट ट्रिक ये है कि फॉर जी आई कपल्स बनाओ। क्या बनाओ बेटा? कपल्स बनाओ। ठीक है, और जो कपल्स बनाना तुम कभी उन्हें कभी स्ट्रक्चर में रखना हो तो डायगोनल्स पर रखना। जब भी रखना हो तो कपल्स कहाँ रखना? एट डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स पर रखेंगे। जब रखेंगे स्ट्रक्चर्स में तब कपल्स बनाओ, सेम हटाओ। सेम हटाओ यानी यदि सेम कपल्स बन रहे हैं तो उन्हें हटा दो। हटा दो यानी उनमें आइसोमेरिज्म नहीं। याद रखिए, कपल बनाओ, सेम हटाओ, इतना सा काम करना। अब सर ये हम कपल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वन बाई वन, एक एक करके। चलिए देखिए कैसे। हम एक एक एग्जाम्पल से मिलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, यदि आपके पास कोई MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब बताइए, जो मैंने ए लिखे हैं स्मॉल है या कैपिटल? स्मॉल है, यानी 4 मोनोडेंटेड लिगेंड हैं और चारों सेम हैं A4 टाइप, तो कहते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है, क्योंकि कपलिंग संभव नहीं। जैसे क्यों संभव नहीं है कपलिंग? आइए चेक कर लेते हैं भाई, कपलिंग संभव है या नहीं। तो कपल्स बनाने हैं, तो 4 A है, पहला कपल बन गया A बन गया। दूसरा कपल बनाओ, 2 बचे A। क्या और कोई कपल पॉसिबल है? नहीं। तो कितने पॉसिबल है? केवल 1 पॉसिबल, ओनली 1। और एक में आइसोमेरिज्म नहीं होती, आइसोमेरिज्म के लिए 2 चाहिए। सो नो GI, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं। अब इसे हम समझ के देखना चाहें तो आइए समझ के भी देख लेते हैं। ये हमारा सेंट्रल मैटर है बेटा, और ये हमारे 4 लिगेंड्स हैं। ये A है, ये A है, ये A है, ये। ठीक, अब किसी को भी एक्सचेंज कर लीजिए आप। ठीक है, किसी को भी, इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, या इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले जाओ, या इसे इधर कर दो, इधर कर दो, किसी को भी आपस में बदल लीजिए। बदल के देखिए क्या कोई फर्क आएगा? सब A है, इस A को यहाँ लिखूं, इस A को यहाँ लिखूं, फर्क क्या पड़ेगा? रहेंगे तो सब A है, सही ना? तो यहाँ पर कैसा है? पूरा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, और जहाँ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है वहाँ हमारे पास एक ही कंपाउंड बनेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, एक ही ज्योमेट्री बनेगी, तो हम कहेंगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। इसी तरह से दूसरे नंबर MA3B टाइप, ऐसा कॉम्प्लेक्स, कहते हैं इसमें भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है भैया? फिर से सिखा देता है। वो कहता है कॉम्बिनेशन बनाइए, एक A बनेगा और बचा हुआ एक A और B। अब बताइए क्या बनाऊं दूसरा? कोई और संभव है? मान लीजिए मैं कभी एक्सचेंज भी कर दूं कि मैं इस वाले B को इधर ले आऊं और इस A को इधर, ऐसे चेंज करते थे ना, तो जरा चेंज करके क्या बनेगा? B तो चला गया उधर, A आ गया इधर A। एक सेम ही तो है, ये भी A है, ये भी A है। तो कितने बनेंगे? केवल एक पॉसिबल होगा। आप कितना भी इधर उधर कर लीजिए, एक से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। जब केवल एक पॉसिबल होता है, ओनली 1 पॉसिबल, तो हमने कहा था नो GI, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, यानी यहाँ भी कोई संभव नहीं। अब जरा इस पर आ जाइए। वो कह रहा है कि आपके पास A2B2 टाइप का यहाँ कहता है संभव। अब वो कह रहा है सर यहाँ कैसे संभव है, इसको समझाइए। चलिए इसको भी समझते। कपल्स बनाए जाए तो पहला तो ऐसे ही नजर आ रहा होगा आपको, A और A साथ में, B और B साथ। क्या करते थे हम लोग? एक्सचेंज कर देते, इसे यहाँ शिफ्ट करा देंगे और इस वाले A को इधर ले आएंगे। तो बताइए क्या बनेगा? AB एंड B बन गया। अब बता भाई, एक कपल ये रहा AABB, एक ये रहा ABB है, क्या और कोई पॉसिबल है इनके अलावा? इस वाले B को इधर ले जाएगा, सेम यही आ जाएगा। यानी कितने पॉसिबल हो गए? 2 पॉसिबल हो गए। तो 2 GI पॉसिबल होंगे, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। बना के अभी मैंने आपको A2B2 दिखाया था। यदि आपको लगता है नहीं सर एक बार फिर से बना दीजिए, तो आप कहें तो मैं बना देता हूँ। आइए इसको चलिए बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर, ये हमारी 4 पोजीशंस हैं। मैंने A यहाँ रखा है, A यहाँ रखा है, B यहाँ रखा है, B यहाँ।
ऐसे ही ना, पहला हो गया। हमेशा कैसे लिखेंगे, ऐसे ए बी ऐसे बनाइएगा, ए बी डायगोनल वाले स्ट्रक्चर। तो मुझे इसको लिखना पड़े तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, ए बी, ये पहला। अब मैं थोड़ी सी शफलिंग कर दूंगा, किसी को भी चेंज कर दूंगा, इस वाले बी को यहाँ ले आऊंगा, इधर दिखाता हूँ, दिखा भैया, बदल दो थोड़ा सा, इस वाले बी को ले जाओ यहाँ, ए को ले आओ यहाँ, इतना ही चेंज करना है। बता क्या बनेगा, एम, ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्वाड्रेनर बन गया। इस ए और बी से कोई छेड़छाड़ नहीं, बी चला गया ऊपर, ए आ गया। अब देखना, जब भी तुम ये लिखोगे ना पेयर वाला, तो लिखोगे कैसे, ध्यान देना, डायगोनल्स वाले लेना। तो ये क्या है बेटा, ए बी, पहली डायगोनल, दूसरी डायगोनल क्या है, ए। तो ये वो वाला है जिसे हम लोगों ने ए बी कहा था पहला। और इसको देखना है क्या, डायगोनल्स पर कौन है, ए, और डायगोनल्स पर कौन है बेटा, बी। तो ये वो बी वाला है। और ऐसे बोलूं तो देखना, ये दोनों एक इधर है सेम साइड, तो इसे हम बोल देंगे कौन सा है, सिस। और यहाँ दोनों एक इधर हैं अपोजिट साइड यानी 180 के एंगल पर, तो इसे क्या बोल देंगे, ट्रांस। अच्छे से देख लीजिए, यानी Ma4 टाइप कॉम्प्लेक्स में होगी नहीं, Ma3B टाइप में होगी नहीं, Ma2B टाइप में बिल्कुल होगी। क्लियर? चलिए, कहते सर एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं कोई, ये तो आपने ऐसी जनरल फॉर्म में दिखा दी, तो आइए एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ समझने के लिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको लेकर दिखा रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल है बेटा प्लेटिनम +2, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया को कुछ करके एमन से हटाओ, Cl भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है इसलिए। ये आपकी सेंट्रल मेटल है, ये दो मोनोडेंटेट लिगेंड है। चेक करिए, क्या ये Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा? जी सर। यदि Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी। तो चलिए बना लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये रहा हमारा सेंट्रल मेटल दैट इज प्लेटिनम, और ये रहा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब हमें रखना है कि हम बनाना क्या चाहते हैं। मान लीजिए हम पहले क्या बनाना चाहते हैं, सपोज करिए हम ट्रांस बनाना चाहते हैं, हमारे हाथ में है। तो ट्रांस में यदि मैंने पहली अमोनिया को यहाँ रखा है तो दूसरी को 180 पे यहाँ रखा। यदि मैंने एक Cl को यहाँ रखा है तो दूसरी को 180 पे यहाँ रखूंगा। तो इसका नाम होता है ट्रांसप्लेटिन। क्या नाम है बेटा? ट्रांसप्लेटिन इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम इट इज ट्रांसप्लेटिन। अब इसी की मुझे सिस फॉर्म बनानी है। तो जैसा मैंने कहा ना हमारे हाथ में है, ये आपने सबसे पहले 4 बॉन्ड्स बना दिए, ऐसे करके मिलाया, एक स्क्वायर बना दिया, बन गया। अब देखिए मुझे क्या बनाना है, सिस। तो अमोनिया और अमोनिया एक साइड में, Cl और Cl एक साइड में। अब क्या बन गया, ये ध्यान से देखिए, सिस बन गया। इट इज कॉल्ड सिस। बड़े काम का कॉम्प्लेक्स होता है, कैंसर की थेरेपी में या ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें यूज होता है, ये यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर की थेरेपी में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। सिसप्लेटिन। तो ये आपका केस है, कौन सा, Ma2B2 है। आप खुद बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाना सीखिए, और जो कॉम्बिनेशन बनाए बस उन्हें डायगोनल पर रख दीजिए, A B B A B A B ऐसे करके। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया बेटा? इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने Ma4 पढ़ लिया, A3B पढ़ लिया, A2B2। अब वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स आपका Ma2BC इस टाइप का, तो बताइए क्या पॉसिबल होगी? बिल्कुल इसमें पॉसिबल होती है। जरा देखिए बनेंगे कैसे। फिर से वही काम बेटा, कॉम्बिनेशंस बनाइए। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, नजर आ रहा होगा, A B C पहला, ये पहला सेट A B C। अब दूसरा बनाने जा रहा हूँ, कैसे करते थे, किसी एक को उठाइए इधर ले आइए, ठीक, A को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा जरा बताना, A C एंड B, A C एंड B, सही है। ये दूसरा बन गया। एक बार फिर एक्सचेंज करके देखें। जैसे सर मान लीजिए हम गलती से
बी को इधर ले आए तो क्या बनेगा, इसे भी बना के देख लें भाई। यदि बी को इधर ले आए तो क्या बनेगा, ए बी और ए सी। अब तुम ध्यान देना ये दोनों तो सेम है, ए सी ए बी, किसी एक को हटा दिया, दोनों सेम हो गए ना, तो इसको हटा दिया। फिर से देख लो, एक बार बी को शिफ्ट किया, एक बार फिर बदलते ही तो है आपस में, तो बदल दिया। तो ए बी सी था, सी को इधर ले गए, ए इधर ले आए, तो ए सी बी ए सी बी है, बी ए लिखो या ए बी लिखो। फिर मैंने बी को इधर ले गया, एक और पॉसिबिलिटी, तो ए बी ये ए इधर आ गया तो ए सी। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसे हटा देते हैं, सेम वाले हटाओ, ये जो बताया ना सेम हटाओ। तो बताइए हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, कितने आइसोमर दिख रहे हैं, 2। तो हम बोलेंगे कितने बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कभी भी फिगर बनाना होगा तो याद रखिएगा ए और ए को डायग्राम पर रखिएगा, बी सी को, फिर ए सी और बी ए को डायग्राम रखने का तरीका ये है। फिर से आइए चौथे एग्जाम्पल पर चलते हैं। सपोज करिए उसने दिया है ए बी सी डी, पॉसिबल है, कहता बिल्कुल पॉसिबल। मेक द कॉम्बिनेशंस, आइए जरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो सामने। एक तो हम ऐसी बनाते हैं जो डायरेक्ट दिख रहा है, ए बी एंड सी, पहला बन गया। अब देखना एक बार मैंने क्या किया, सी को इधर लाया और बी को इधर ले आया, पहला तो क्या बनेगा, ए सी बी डी। दूसरा बन गया। तीसरे में देखना बेटा, तीसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया, ध्यान देना, सी इधर ले गया, ठीक। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डी को ले जा रहा हूँ। अब मैं डी को इधर ले जा रहा हूँ और ए को इधर ला रहा हूँ। याद रखना, डी को ले गया तो क्या बनेगा, ए डी, और बी को इधर ले आया, बी। अब देखना दोहरा, ए बी सी डी, ए बी दोबारा नहीं आया, ए सी बी डी ए सी, मतलब कितने बन गए, 3। कैसे चौथा ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, कि आप पहले बी को सी को इधर ले गए, डी को ले गए, फिर सोच लो, मैं तो नहीं सोच पा रहा था और संभव नहीं। कैसे इनको फिगराइज कैसे करें, एग्जाम्पल में फिगर लेना चाहता हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल, यहीं पर ले लेता हूँ ताकि मुझे फिगराइज करना आसान हो। उसने एग्जाम्पल लिया है पीटी का, ठीक है, एक उसने ले लिया है अमोनिया, ठीक, एक उसने ले लिया है सी, एक उसने ले लिया है सीएल और एक उसने ले लिया है बीआर। ये उसने लिगेंड्स लिए हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल। इसके 4 बना। अब इसमें किसी को भी ए बी सी जो मानना हो मान लो, ठीक। तो मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कुछ मान लेता हूँ, मैंने इसको मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये। तो जब मैं ड्रॉ करूंगा बेटा तो ध्यान देना, सेंट्रल मेटल बताइए कौन सी है, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये है आपकी सेंट्रल मेटल प्लेटिनम, और लीजिए ये बना पहला, ठीक है ना। फिर आ जाए, ये है आपकी सेंट्रल मेटल प्लेटिनम, ये बना दूसरा, तीसरा भी बना देता हूँ, पहले एक एक करके बना। तो पहला कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी, ए कौन है, अमोनिया, तो यहाँ रखा मैंने अमोनिया। और बी कौन है बेटा, सीओ, सीओ कहाँ रखेंगे, हमेशा पेयर्स डायगोनल्स, बना पहला। अब आ जा, कौन बचा, सी डी, सी कौन है, सी एल बी आर, कहीं भी रख दो, एक तरफ सी एल और एक तरफ बी आर। किसी एक को फिक्स मान लो, मैंने अमोनिया को ही फिक्स मान लिया। तो अमोनिया के रेस्पेक्ट में कार्बोनिल ग्रुप ट्रांस पे है, दोनों हैलोजन सिस पे। फिर से आ जाए, ए सी बी डी, ए कौन है, अमोनिया, तो अमोनिया यहाँ रख दिया। अमोनिया मैंने वैसे भी फिक्स ही कर रखी है, इसे यहीं रख, ठीक है। अब अमोनिया के साथ कौन है देखना, ए सी, सी कौन है, सी एल। अब की मैं यहाँ रखूंगा सी एल, बचे 2, उन्हें कहीं भी रख दो, सीओ एंड। इस बार अमोनिया के साथ क्लोराइड ट्रांस पे है, चेक कर दो। एक लास्ट रखने जा रहा हूँ, ठीक है। और अब की मैं इससे नहीं बना रहा, देखिए अब की मैं इससे एक चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा प्लेटिनम, ये रहे 4, मैंने अमोनिया को फिक्स किया था, देखिए अमोनिया फिक्स। एक बार मैं ट्रांस पे किसे ले चुका हूँ, सीओ को, एक बार सीएल को, अब किसे ले लूँ, बीआर को, बचे कौन, सीओ एंड सीएल, उन्हें ऐसे रखें। अब ध्यान से देखना, अपने आप ये वाला बन जाएगा। ए कौन है, अमोनिया, और डी कौन है, ए डी, डी कौन है बेटा, बी आर, दिखाया ना, ए डी अपने आप आया ए डी। तो कुल मिला के ऐसे 3 आइसोमर्स बने, और कोई पॉसिबल। तो अमोनिया में एक बार मैंने क्या किया, बी आर को ट्रांस पे रखा, एक बार कार्बोनिल को रखा, एक बार सी एल को रखा, तो ऐसे 3 आइसोमर्स बनाए।
तो जहां Ma4 होता है वहां हमेशा हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल बेटा, 4 ज्योमेट्रिकल सॉरी 4 बोल गया, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मजे की बात यह है कि अब जब नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता, वो क्वेश्चन ही ये पूछता है कि MABCD में कितने आइसोमर बनेंगे, बताइए किसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगी, किसमें पॉसिबल नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये पहले पॉसिबल केसेस थे मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ। अब कह रहा है कि सर मान लीजिए इसी में कोई बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो याद रखिएगा हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं एक छोटी सी लाइन लिखता हूं, इन कोऑर्डिनेशन नंबर with unsymmetrical bidentate ligand GI is possible, GI possible होगी, but with symmetrical bidentate ligand GI is not possible नहीं। क्या मतलब है भैया? मतलब ये है, यदि उसने कहा MAA बाइडेंटेट है होल ट्वाइस, तो आप बोलेंगे नो GI, क्योंकि सिमेट्रिकल है। और उसने बोला MAB का होल ट्वाइस, तो कहता इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल GI पॉसिबल। यानी वो एग्जाम्पल दे रहा है हमें, क्या ध्यान से देखना, प्लेटिनम 3 का होल ट्वाइस प्लस 2, कह रहा GI होगी, बिल्कुल। वो कह रहा है प्लेटिनम GLY का होल ट्वाइस होगी, ये एक अलग सा केस है, ध्यान रखने के लिए आपको दिमाग में रखना है आपको इस बात को। एक समझा देता हूँ कैसे होती है, लेकिन मेन बात ये है कि हमारे सिलेबस में बाइडेंटेड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ठीक है ना। चलिए बना के देखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, सर ये पॉसिबल हुई कैसे है, तो बनाते हैं। आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल हियर, वो एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यही वाला प्लेटिनम GLY यानी ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस, इसे ले। अच्छा GLY तो जानते ही है ना क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, CH2 COO माइनस एंड NH2, दो डोनर एटम्स याद है, एक O और एक N। चलिए फिगर्स बनाने हैं मुझे, इसमें बनाए जाए। ये रहा प्लेटिनम, ये रहे स्क्वायर वाले 4 बॉन्ड्स, ठीक। अब इसमें लगाने जा रहा हूं मैं ये कॉम्प्लेक्स, लिखिए जरा मैं जोड़ कैसे लूं, पूरी लाइन में तो फिर से बना, ये रहा प्लेटिनम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। अब देखिए इसमें लगाता हूं, एक एक काम, कलर बदल देता हूं लिगेंड्स के लिए, ये जोड़ना है, ध्यान से देखना, O इज द डोनर एटम, तो OOC CH2, और यहाँ डोनर एटम इज द नाइट्रोजन, तो NH2 बन गया पहला, ठीक है। अब दूसरा इधर जोड़ना है, जोड़ देता हूँ, OOC CH2, अब ध्यान से देखना, दोनों NH2 किसी के रिस्पेक्ट में भी देखना है, समझना है बस खाली हमें। इस NH2 को देखो, इसके दोनों NH2 किधर है, सेम साइड, तो सिस हो गया, या दोनों CO किधर है, सेम साइड, तो सिस हो गया। अब इसी को ट्रांस में बदलना है, देख ट्रांस में कैसे बदलेंगे, ये रहा प्लेटिनम बिल्कुल वैसे जैसे बनाया, ये रहे 4, ये रहा आपका स्क्वायर प्लेनम। अब किन्हीं को भी दो को आपस में बदल दो, तो इधर वाला जैसा था बिल्कुल सेम है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, OOC CH2 NH2, इसे घुमा दिया तो यहाँ चला गया NH2,
CH2 एंड OOC। अब देखना इसी चीज को फिर से एक बार, अब आपको नजर आएगा बेटा कि ये वाला NH2 और ये वाला NH2 कहाँ चले गए हैं 180, ये वाला CO और ये वाला CO किस पे आ गए 180, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है ट्रांस, यानी इसमें पॉसिबल है, और दोनों सेम हो जाएंगे तो ऊपर नीचे करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब सवाल है सर क्या कभी एग्जाम में ये आ सकता है, देखो बेटा एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है तो पॉसिबिलिटी तो कम ही है, पर हाँ आ सकता है, ये कहूँ कि आ ही नहीं सकता, ये तो क्लियर। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है जब उस पर वापस आए तो बेटा हम लोगों ने अभी तक इतना सीखा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास दो तरह की होती है, वो दो होते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक, तो मैंने आपसे बताया कि जब हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पर आए थे तो ज्योमेट्रिकल से हमने शुरू किया था, आजा भाई कहाँ चला गया, चलो यहाँ से हमने कहा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उठाई, हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, हमने कहा GI नहीं होगी क्योंकि सिमेट्री थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उठाई, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था, हमने बोला हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होती है, अभी हमने देखी नहीं, उसे हम देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ते हैं, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले हमने बात की GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल नहीं थी क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड था, एक्सचेंज करने से कोई आइसोमर नहीं बन रहा था, पॉसिबल नहीं। dsp2 यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल थी, और sp3d2 d2sp में पॉसिबल बिल्कुल थी। कहते हैं सिस तब होती है जब लिगेंड्स 90 डिग्री पर हो या सेम साइड में हो, ट्रांस तब होती है जब लिगेंड्स डायगोनल पर हो, 180 पर हो या अपोजिट नजर आए एक दूसरे के, तो उसे ट्रांस। अब उसने बोला कि टेट्राहेड्रल में नहीं होती है, तुमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यानी dsp2 में होती है, तो मैंने एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाई और आपको दिखाया कि कितने सारे एंगल्स 90 पर हैं, 4 90 पर हैं, 2 180 पर है, तो यहाँ पॉसिबल होगी। ऑक्टाहेड्रल में दिखाया तो 12 बॉन्ड एंगल 90 के हैं, 3 180 के हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में पॉसिबल है। मैंने एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको कि मोनोडेंटेड लिगेंड को कैसे लिखेंगे, बाइडेंटेड को कैसे। फिर हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यानी dsp2 से हमने शुरू किया, और जब हमने इसे dsp2 यानी स्क्वायर प्लेनर से शुरू किया तो हमने ये देखा बेटा कि स्क्वायर प्लेनर में कौन सी पोजीशन सिस है, कौन सी ट्रांस, और उसके लिए Ma2 B2 टाइप के एग्जांपल से मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम यदि बदल दें तो कंपाउंड बदल जाता है। कंपाउंड बदल गया यानी आइसोमर बना, तो GI में मैंने कहा था कपल्स बनाइए और सेम हटा दीजिए, और कपल्स के लिए मैंने आपको एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया था बेटा, और वो रिस्ट्रिक्शन केवल छोटा सा मैंने ये लगाया था, छोटा सा रिस्ट्रिक्शन केवल ये लगाया था कि जब लिखते हैं कपल्स ए तो डायगोनल्स वाले होते हैं कपल्स, यानी ए और ए डायगोनल पर होंगे, ए और ए डायगोनल्स पर होंगे, ऐसे। फिर हमने बात की थी कि कपल बनाओ सेम हटाओ में Ma4 टाइप पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी दूसरा नहीं बन पाया था कपल। इसमें आ जाए बेटा Ma3b में, इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी थी कपल्स की, इसलिए GI नहीं थी। और जैसे हम Ma2b2 में गए, जैसे बेटा हम Ma2b2 में गए, तुरंत हमारे पास दो कपल्स के अरेंजमेंट, दो पॉसिबिलिटीज मिली, हमने बोल दिया दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। एग्जांपल मैंने आपको सिस प्लेटिन ट्रांस प्लेटिन का दिखाया। फिर हम लोग Ma2bc पर आए, बेटा इसमें भी मैंने आपको दिखाया कैसे होते हैं, A बनाया, एक BC बनाया, फिर मैंने एक चेंज करके दिखाया तो 2 GI पॉसिबल थे, MABCD में 3 GI पॉसिबल थे। तो कोऑर्डिनेशन मैंने आपको लास्ट में बताया यदि बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये पॉसिबल होगी जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे, और सिमेट्रिकल के केस में नहीं होगी। एग्जांपल आपके सामने समझे। तो ये थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब हमें देखनी है इसी तरीके से सेम मैनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, और उसके साथ ही साथ उसमें हम ऑप्टिकल भी देखेंगे। तो आई विल टेक जस्ट वन मोर क्लास, एक क्लास और लूंगा इसे खत्म करने के लिए। अगली क्लास में बेटा ये खत्म हो जाएगा, फिर इसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे, ऑर्गेनोमेट्रिक यानी मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग्स आ जाएंगी, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। देन आई विल स्टार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आज यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सीखेंगे कैसे बनते हैं ज्योमेट्रिकल, और साथ में सीखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू, शुक्रिया।